आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है और आज जो हम लोग करेंगे वर्तमान भारतीय समाज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो अति लघु प्रश्न हैं और आए हुए हैं। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। हम लोग का जो सन 2015 में पेपर हुआ था, ऐसे ही करके मैं सारे अति लघु प्रश्नों को आप सभी को कराऊंगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को देखना ज़रूर चाहिए क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आ रहे हैं और आगे आने की भी संभावना है। और वैसे भी मैंने बार बार आपसे कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रश्न पत्र है ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में मतलब प्रश्न आते ज़रूर हैं। तो आप लोग इसको स्किप मत करिए, ज़रूर पढ़िए, इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं क्या है कि बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था। देख लीजिए सन 2015 का प्रश्न पत्र। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन सभी दोस्तों तक जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में है। देखिए सन 2024 ख़त्म हो चुका है, सन 2025 स्टार्ट हो गया है, जनवरी आप लोगों का चल रहा है। अगर जनवरी में अगर फैब में आप लोगों का एग्ज़ाम अगर होना है तो जनवरी में आपके नोटिस आ जाएगी 2-4 दिनों में। अगर 2-4 दिन में नोटिस नहीं आ रही है तो फिर मुश्किल ही है फैब में आप लोगों का एग्ज़ाम होना। बट आपके अगर फैब में नहीं होगा तो मार्च में तो होना ही है ना। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास, अभी तो मैं नहीं कहूँगी कि मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम है क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, फैब में होने की संभावना है। तो आप ये मान के चलिए कि बस 1 मंथ, 1 महीने का समय है और 1 महीने 7 पेपर तैयार करना आसान नहीं है। तो जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे होंगे उन्हीं का अच्छे से तैयार होगा, अच्छे से नंबर लेके आएंगे और उन लोगों का बैक नहीं लगेगा। और बच्चा अगर बैक लग गया आपका ना, तो फिर आप जो अगर भर्ती आ नहीं रही है और आने की संभावना दिख रही है, अगर आ गई भर्ती तो आप लोग फिर बैठने को नहीं पाएंगे। क्यों? अभी सुनाई पड़ रहा है कि वैकेंसी आने वाली है। अगर वैकेंसी आएगी तो अभी तो आने की कोई संभावना है नहीं। 5-6 महीने में अगर मतलब सन 2025 के लास्ट में आती भी है वैकेंसी तो कैसे आएगी, पहले टेट का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर अच्छे से आपने क्लियर कर लिया बिना बैक लगे, और अगर दिसंबर में आपका टेट हो रहा है, दिसंबर में अगर टेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो इसका फॉर्म फिल होगा, एग्ज़ाम होते होते ये फैब मार्च में जाएगा। ये होने के टेट होने के बाद ही आप लोग की वैकेंसी आएगी। तो इसीलिए आप अपना सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर करिए, बैक ना लगे। क्योंकि अगर बैक लग गया तो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर के साथ में ही बच्चों के पेपर देने को पाएंगे और जो वैकेंसी आने की संभावना है आप उस वैकेंसी से पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो आप इसको माइंड सेट करके रखिएगा कि हाँ बैक ना लगे, क्योंकि उसके बाद फिर आप ही जानिएगा। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, पीडीएफ ज़रूर लीजिए क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रिटर्न नहीं लिखते हैं और बुक भी नहीं खरीदते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, नहीं खरीद सकते हैं या कोई भी इशू है, तो वो क्या करें कि पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से चीज़ें पढ़ लीजिए। और पीडीएफ से क्या होता है कि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती है, फर्जी चीज़ें नहीं रहती हैं। जो ज़रूरी है वही है। आप 10 पीडीएफ 12 पीडीएफ मैं दूंगी, जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आप उसको ज़रूर पढ़िए। क्या है कि बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था। तो ये आपका कौन सा होता था, प्रवज्जा संस्कार। कौन सा होता था, प्रवज्जा संस्कार। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था। तो ये आपका क्या है, प्रवज्जा संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षा
कि किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पे बल दिया जाता है? किस पे बल दिया जाता है? तो ये आपका क्या है? आदर्शवाद। क्या है? आदर्शवाद। एक सेकेंड। आप लोग का क्या हो जाएगा? आदर्शवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है कि शिक्षा वह है जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कह रहे हैं कि वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सा होता है? तो ये आपका प्रकृतिवाद। कौन सा होता है? प्रकृतिवाद होता है। वह शिक्षा क्या हो रहा है कि जिसमें किसी पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं है, प्रकृतिवाद। क्योंकि प्रकृति अपने अनुसार चीज़ों को क्या करता है, मतलब अगर आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो खुद ही आपको सजा देगा। प्रेजेंट टाइम में ठंडी चल रही है, अब आप स्लीवलेस टॉप पहन के या हाफ शर्ट पहन के बाहर अगर आप निकल के जाएंगे इस ठंडक में, तो आपका क्या होगा? कुल्फ़ी बनेगी, ठंडक लगेगी, सर्दी जुकाम होगा, बीमार पड़ेंगे, तो प्रकृति आपको सज़ा दे दी। अब नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर निकलेंगे तो आप अच्छे से पहन के 2-4 स्वेटर कान में बांध के उसके बाद ही आप बाहर निकलेंगे। ऐसे नहीं है कि आप फिर हाफ शर्ट पे निकल जाएंगे। इसीलिए आप प्रकृति अपने आप ही आपको क्या कर दे रहा है? पनिशमेंट दे रहा है। इसलिए आप प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसको किसी विद्यालय, पाठ्यक्रम, वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? तो यह विचार रूसो का है भैया। कथन और निष्कर्ष से आप लोग क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पुटअप जरूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण, शिक्षण, सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? छात्र को क्या कह रहे हैं कि गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से आप पाठ पढ़ा रहे हैं, उसमें व्याकरण, शिक्षण की सहजता पढ़ाने की, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से तो पाठ पढ़ा ही रहे हैं, व्याकरण, शिक्षण की सहजता पढ़ाने की वकालत भी उन्होंने की थी। तो किसने की थी? जॉन डेवी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न पत्र हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से चीज़ों को देखिए, सुनिए और समझिए। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो सिर्फ वीडियो को देखिए ही मत, थंब से दबा के बढ़िया से अच्छे से वीडियो को लाइक करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच विचार किसका है? तो यह सोच विचार आपके महात्मा गांधी जी का है। अहिंसा आ जाए, जनतंत्र आ जाए, आत्मज्ञान आ जाए, नागरिक दायित्व है, भाईचारा, मतलब जो भी भाईचारा जैसे चीज़ें आ जाए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, महात्मा गांधी जी को लगाइए, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉबेल हैं। कौन है? फ्रॉबेल हैं। मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? फ्रॉबेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीजूभाई बधेगा को तो आप लोग छोड़िएगा मत। आप लोग मुझे बताइए कि दिव्य स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? दिव्य स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा? विद्यालय को क्या कहा? बाल भवन। विद्यालय को बाल भवन किसने कहा था? तो गीजूभाई बघेला ने कहा था। बधेगा होगा, थोड़ा इस लिखने में टाइपिंग में गलती हो गई है, गीजूभाई बधेगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका 1969 में लागू किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बताए हैं, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है कि शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है? तो ये आपका योजना है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना, सार्वभौमिकरण। इसी से आप ध्यान रखिए कि सभी तक शिक्षा को पहुंचाना। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना क्या कहलाता है? आप खुद जानते होंगे क्या कहलाएगा? बाल श्रम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक निश्चित आयु के स्तर से कम आयु के बच्चे से आप कार्य करा रहे हैं तो वो आपका बाल श्रम में ही तो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? क्या है कि परिवार है, समाज है, राज्य है एवं जनसंचार माध्यम है, ये किसके प्रभावी कारक हैं? आप लोग बताइए हमें। तो ये आपके किसके प्रभावी कारक हैं? ये आपकी शिक्षा के प्रभावी कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ सम्मान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है शैक्षिक अवसरों की समानता। क्या कहलाएगा? शैक्षिक अवसरों की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना क्या कहलाता है? ये आपका लैंगिक समानता है कि जहाँ पे समाज के सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? तो ये आपका क्या है? विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग आप किसके मतलब किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अर्थों में करेंगे? तो ये आपका क्या हो जाएगा? विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। बौद्ध के पास चले जाइए, बुद्ध जी के पास, तो आपको मोक्ष ही दिलाएंगे। तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था क्या था? मोक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो चार्ल्स पियर्स हैं। कौन है? चार्ल्स पियर हैं। ये 1839 मतलब हुए हैं और 1914 में खत्म हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है कि सर्वोत्तम शिक्षा क्या है? सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बालकों को बाल देवो भवा की संज्ञा किसने दी थी? बालकों को बाल देवो भवा, अभी क्वेश्चन आया भी था कि बाल देवो भवा किसने कहा था? नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चन था तो किसने कहा था? गीजू भाई ने। यही सेम क्वेश्चन था। आप देख लीजिए कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मांटेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? मांटेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? तो ये आपका फर्स्ट क्या है? कामेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप सभी को चीज़ें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
ऐसा करते हैं आप लोग, ये आते हैं वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो देखेंगे और देख के शांति से चुपके से आप निकल जाएंगे। अरे चुपके से मत जाइए, आइए वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, तो पता तो चले कि आप आए थे, देखे थे, कौन आया कौन देख के गया, थोड़ा हमें भी तो जानकारी हो हम लोग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपका 4 अगस्त सन 2009 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जनसंख्या नीति का जो प्रमुख उद्देश्य था क्या था? अभिप्राय कि आर्थिक, सामाजिक, जन जन जनतांत्रिक होगा ये, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। जनसंख्या नीति से क्या अभिप्राय है? तो आर्थिक, सामाजिक, जनतांत्रिक, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाला, ये इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ पे जनतांत्रिक होगा, प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। जल प्रदूषण दूर करने के उपाय आप खुद ही लिख सकते हैं। इसको कुछ को प्रश्न ऐसे आएंगे जिसको आपको मतलब लर्न करने या आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके कॉमन सेंस पे है कि आप चीज़ों को किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इतनी बुद्धि तो आप लोगों में होगी कि जल प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। देख लेते हैं इनके उपाय। शहर तथा गांव की नलियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थ को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या हो रहा है? जल प्रदूषण में क्या कमी आएगी, मतलब नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है कि नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं को बहाने पर रोक लगाना चाहिए। नदी तथा तालाब में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे जल प्रदूषण नहीं होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये वर्ष 1986 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? भूमंडलीय ताप वृद्धि, सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आश्रय जो है पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से। किससे है? पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा के 2 प्रमुख समस्याएं लिखी। शैक्षिक अवसरों में समानता की समस्या क्या है? शैक्षिक अवसर जो हैं बालकों को ज़्यादा मिलती हैं और बालिकाओं को कम मिलते हैं। समस्या की समानता, कन्याओं की शिक्षा की के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव भी है इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सन 2015 के हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे कर लिए हैं। अब हम लोग सन 2016 के देखेंगे। साथ में कुछ इसमें और भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो सच्चाई है, सत्यनिष्ठा है, उत्तरदायित्व की भावना है, दया भाव है। तो आप कुछ चीज़ मतलब बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप सच्चे इंसान हैं, आपको अपना उत्तरदायित्व पता है, आपके अंदर दया भाव है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक अच्छे इंसान कहे जाएंगे आप। फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? तो फ्रॉबेल आ जाए और किंडरगार्टन, क्या हो जाएगा? किंडरगार्टन। फ्रॉबेल हैं तो किंडरगार्टन पद्धति आप याद रखिएगा। और इनका एक कोड भी था कि वो क्या था, एक सेकेंड, विद्यालय को उद्यान कहा इन्होंने और बच्चे को क्या कहा? पौधा कहा और अध्यापक को माली। किसने कहा था? तो फ्रॉबेल ने कहा था कि विद्यालय उद्यान है, उद्यान मतलब क्या होता है? बगीचा है, और बच्चे क्या हैं? पौधे हैं, और अध्यापक क्या है? माली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टैगोर साहब जी किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? तो टैगोर को सत्यम शिवम सुंदरम, अद्वैत की धारणा का विश्वास था।
उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव सुप्रीम मैन माना। वे अद्वैतवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉबेल की किन्हीं दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रॉबेल की जो दो प्रमुख रचना थी, एजुकेशन ऑफ मैन, तथा दूसरी प्रमुख रचना क्या थी? मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। क्या है? एजुकेशन ऑफ मैन, और नेक्स्ट क्या था? मदर्स एंड प्ले सॉन्ग्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषता लिखिए। दूरस्थ शिक्षा की कोई दो विशेषता लिखिए। यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। दूर है तो आप आमने सामने तो बैठ के आपस में बात तो करेंगे नहीं। दूर है तो कहाँ आमने सामने बैठ के बात करेंगे। हाँ, आमने सामने हो सकता है वीडियो कॉल के माध्यम से। इस पद्धति में स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है। दूरस्थ है, अभी ये मैं चीज़ें पढ़ा रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? मुझे सुन रहे हैं, तो ये दूरस्थ शिक्षा ही तो हुआ। ऐसा नहीं कि आप मेरे आमने सामने बैठे हैं। ये हम अभी जो ये क्लासेस चल रही है, इसको हम क्या मानेंगे? दूरस्थ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें आप फेस टू फेस मुझे नहीं देख रहे हैं, ना मैं आपको देख रही हूँ। नेक्स्ट क्या है? मतलब इसी में कि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए क्या होता है? रेडियो। अब आपके और मेरे बीच में संबंध स्थापित करने के लिए क्या है? फोन है, मोबाइल है ना? क्या होता है? इसके माध्यम से मैं चीज़ों को आपको पढ़ा रही हूँ, आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, और हमारे आपके बीच में क्या है? संबंध स्थापित हो गया। क्या होता है कि रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ें क्या हो रही है? आपस में जोड़ी जा रही है। इसमें क्या हो रहा है? एक अध्यापक और विद्यार्थी का आपस में सामंजस्य स्थापित हो रहा है। कोई भी विद्यार्थी कहीं भी बैठा हुआ है या कोई भी टीचर कहीं भी है, वो जो जानकारी है, ज्ञान है उसके पास, वो बच्चों तक पहुंचा सकता है। जो बच्चा जिस ज्ञान को लेना चाहता है, उस ज्ञान को वो ग्रहण कर सकता है। ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो भी पाया है। नेक्स्ट क्या है? अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती और ना कोई निश्चित नियमावली, या बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया आगात, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एवं अनौपचारिक। मतलब अनौपचारिक शिक्षा क्या है? देखिए, अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो घर पे हमें प्राप्त होती है, हमारे अगल बगल प्राप्त होती है। वे शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक होती है। क्यों? क्योंकि ना तो आप चार दीवारी के अंदर हैं, ना आपके पास कोई बुक है, ना कोई सिलेबस है। आप टेंशन फ्री हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वो शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसमें आपको भय नहीं रहेगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी तो मुझे मार पड़ेगी। आप भय मुक्त चीज़ें ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया क्या है? ये देखिए, सन 2023 में भी आया था और 16 में भी आया था। मल्टीमीडिया आप नाम से ही जान रहे होंगे कि आज के ज़माने में मल्टीमीडिया कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। मतलब बिना इसके तो ज़िंदगी बेकार सी ही है हर किसी की। आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग का सूचक है, एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यम, श्रव्य, दृश्य, पाठ तथा चित्रिक आदि
का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिकतम प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया का अत्यंत सफल सिद्ध हुआ। मतलब मल्टीमीडिया के माध्यम से क्या हुआ कि हम चीज़ों को और भी आसान बना पाए। किस माध्यम से? देखिए, एक विद्यालय में अनेक प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही माइंडसेट के सारे बच्चे हों, कि सारे क्या हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, नहीं। उसमें तरह तरह के बच्चे होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो उन सभी के लिए मल्टीमीडिया बहुत ही मतलब हेल्पफुल हुआ। इसलिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सुन नहीं पाते हैं, तो आप उन्हें चित्रों के माध्यम से बड़ी स्क्रीन पे दिखा के चीज़ों को बता सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो देख लेते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो आप उन्हें इशारों के माध्यम से चलचित्रों को दिखा सकते हैं। तो मल्टीमीडिया एक ही बहुत उपयोगी साधन आप सभी के लिए बन गया है। शिक्षा के क्षेत्र में हर मतलब आप मान सकते हैं कि हर क्षेत्र में मल्टीमीडिया क्या है, अपना एक अलग रूप हासिल कर लिया। बिना इसके ज़िंदगी ही बेकार सी है हर किसी की। कुछ 2-4% होंगे जिनकी अच्छी होगी। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन से हैं? सुकरात हैं, प्लेटो हैं, डेक्रार्ट, स्पिनोजा तथा गल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 1863 ईस्वी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र मोदी से आप याद कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद जी और नरेंद्र मोदी भाई भाई थे। याद करने का तरीका है। वैसे इनका वास्तविक नाम क्या था स्वामी विवेकानंद जी का? नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की थी? टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। कहाँ पे? बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। एक सेकेंड, कितने क्वेश्चन है? हम लोग का कहाँ तक हुआ था कि टैगोर ने बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि पर्यावरण का अर्थ बताइए। पर्यावरण, पर्यावरण का पहले हम लोग क्या करते थे? परि प्लस आवरण। जो परि मतलब जो हमें चारों ओर से, आवरण मतलब क्या होता था? ढका हुआ। परि मतलब चारों तरफ। परि मतलब क्या था? याद नहीं आ रहा है। प्रकृति, आवरण मतलब जो हमें ढका हुआ। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। इसमें आपका पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ पूछा था खाली। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल, आप इसको अपने अकॉर्डिंग बहुत ही सरल शब्दों मतलब जिसके कारण हमारा हवा, पानी क्या हो रहा है? भोजन गंदा हो रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है, तो वे क्या हैं? वातावरणीय प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? बुनियाद की बात आ जाए, महात्मा गांधी। आंख बंद करके लगा दीजिए। हस्तकला आ जाए, आंख बंद करके आप महात्मा गांधी जी को लगा दीजिए। जनतंत्र, राजतंत्र, भावना, एकता, जनसंचार आ जाए, इसकी बात मैं कर रही हूँ वर्तमान भारतीय समाज में, आप महात्मा गांधी जी को लगा दीजिए। और साथ में साथ अब आप लाइक का भी बटन दबा दीजिए आप लोग। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? एकेडमी था। राज्य से क्या अभिप्राय है? देखते हैं हम लोग कि राज्य से क्या अभिप्राय है। तो आई.एल. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। मतलब जिसके द्वारा
क्या होता है कि जिसके साथ सरकार होती है और लोगों द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होती है, वही क्या होता है, राज्य होता है। IL कैंडिल के अनुसार, किसके, IL कैंडिल के अनुसार, IL कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या है कि सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है। कैंडल लाइट डिनर से आप लोग याद कर सकते हैं कि जो राज्य की परिभाषा क्या है कि यहाँ पे सुसंगठित शुद्ध राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है। चीज़ें आप खुद समझ लीजिए, थोड़ा बहुत चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए या ट्रिक लगा के थोड़ा हंसी मजाक से चीज़ों को पढ़िए, तो चीज़ें आपको जल्दी ही याद होती है और वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में भी होती है। देख लीजिए, मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी, अभी मैंने आपसे पूछा भी था कि पाठशाला को उन्होंने क्या कहा था, बाग माना था। मैंने कहा था ना विद्यालय को उद्यान, शिशु को क्या कहा था मैंने, पौधा, और शिक्षक को माली। कहने वाले विचारक कौन थे, फ्रॉबेल हैं। कौन है, फ्रॉबेल हैं, आप इनको याद रखिए। किंडरगार्टन पद्धति किसने दी, फ्रॉबेल ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है, प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखेंगे तो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता था। आप लोग याद रखिए कि प्रयोजनवादी जो थे वो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता था। किसमें, ईश्वरीय आस्था में सत्ता नहीं रखता था। शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो शिक्षण विधि के जनक आपके सुकरात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, प्रकृतवाद को दूसरे किस नाम से जानेंगे, प्रकृत है तो भौतिकवाद है, क्या है, भौतिकवाद से। प्रकृतिकवाद ने क्या कहा कि प्रकृतवाद में मतलब आगे अभी आप लोगों ने पढ़ा ही था कि उसको प्रकृतवाद को पढ़ने के लिए ना आपको किसी पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, ना किसी विद्यालय की आवश्यकता है, ना किसी भी मतलब अध्यापक की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो प्रकृति आपको स्वयं ही दंडित कर देता है, इसलिए प्रकृति के लिए कोई नियम नहीं है। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था, तो ये 1839 में उन्होंने किंडरगार्टन का आरंभ किया था। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है, अगर लग रहा है कि हाँ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों तक और चीज़ें पढ़ते रहिए। आप सभी के लिए ज़रूरी है। जो बच्चे अभी आराम करेंगे वो बाद में रोएंगे ज़रूर कि मैं बाद में मतलब पहले पढ़ लिया होता। मैंने सन 2023 से सन 2017 तक के, मैं 19 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को कराया है। मैं प्लेलिस्ट बना के चीज़ों को डाल दिया है। मैंने पवन श्रीज, राजन अग्रवाल, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीरीज चल ही रही है, इन सारी चीज़ों को मैंने करा दिया। आप जाइए प्लेलिस्ट में, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से चीज़ें पढ़ने लगेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैं 10 दिन वाले, तो मैं उन 10 दिन वालों के लिए अब यही कहूँगी कि इधर 30 दिन आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आराम करिए। एग्ज़ाम आएगा उसके 10 दिन पहले आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहले तो कुछ पढ़ के रखिए ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी आप बहुत ही अच्छे हैं। आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए। आप अपना नंबर देख लीजिएगा और उन बच्चों का नंबर देख लीजिएगा जो अभी आराम कर रहे हैं। क्या है समाज के प्रमुख कार्य, तो समाज के जो प्रमुख कार्य हैं, समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करता है और उन स्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। समाज क्या कह रहा है, मतलब क्या करता है, उसके प्रमुख कार्य की बात कर रहा है, तो ये बालकों के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना कर रहा है
और उन स्थानों को चलाने के लिए क्या कर रहा है, वित्तीय सहायता, मतलब क्या कर रहा है कि विद्यालय भी खुलवा रहा है और विद्यालय को चलाने के लिए पैसे भी दे रहा है। कौन? समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य का अर्थ क्या है? मूल शब्द मूल्य शब्द मूल्य क्या है? मूल्य शब्द शब्दकोशीय अर्थ है, व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। मूल्य क्या है? मतलब मूल्य उसी इंसान का है, मूल्य कि जो इंसान अभी देखिए कि सफल है तो उसका क्या है? मूल्य है। यही है कि व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। अभी आप लोग टीचर हो जाएं तो आप लोगों का मूल्य खुद बढ़ जाएगा। अभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, बट जिस दिन आप टीचर हो जाएंगे, आपके हाथ में पैसा हो जाएगा, आप सहाय असिस्टेंट टीचर हो जाएंगे, आप खुद अपना मूल्य बढ़ जाएगा आपका। तो अपना मूल्य बढ़ाना है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। किसी का भी मूल्य ऐसे ही नहीं बढ़ जाता है, कुछ तो उसमें बात होती ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? सन 2000 में हम लोगों ने 15 का पेपर देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 का देखा, 17 का देखा, साथ में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो रिपीटेड थे 2-3 बार। तो आप सभी के लिए क्या है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी है। जो बच्चे अभी आराम कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, एक ही चीज़ कहती हूँ कि जो बच्चे अभी आराम कर रहे हैं बाद में उनको मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो बाद में एक्स्ट्रा मेहनत करने के बजाय आप थोड़ी थोड़ी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्या है कि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के हैं? गरीबी है, बच्चा अगर गरीबी से जूझ रहा है, खाने को उसको नहीं मिल रहा है, आज शिक्षा की कमी है, तो वो क्या करेगा? बाल अपराध ही तो करेगा। उसके आस पड़ोस का जो वातावरण अच्छा नहीं है तब भी वह अपराध ही करेगा। तो यही इसके मुख्य कारण है, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना, जागरूकता। बच्चे मतलब अगल बगल के लोग जागरूक नहीं है, परिवार के लोग जागरूक नहीं है, फिर भी बच्चा अपराध ही करेगा। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। किसके माध्यम से? सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया था। आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक सेकेंड, ये क्या थे कि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार आए हुए हैं। ऐसा नहीं कि फर्जी के क्वेश्चन हैं, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। चीज़ों को पढ़िए और अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप सभी के लिए ही ज़रूरी है, चीज़ों को पढ़ते रहिए क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए, मैं आप सभी को पीडीएफ दे दूँगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ वो चैनल की लिंक भी दे दूँगी। आप वहाँ से जाके चीज़ें क्या करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और बेटा आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग का एग्ज़ाम अगर फ़ैब में मान लीजिए डेट आ गई तो आप लोग क्या करेंगे? फ़ैब लास्ट में अभी कोई डेट नहीं आई है या कोई नोटिस नहीं दिखाई दे रही है, तो फ़ैब लास्ट में होने की संभावना है। नहीं होगा फ़ैब में तो फिर तो मार्च में ही होगा। बट पढ़ते तो रहिए, एग्ज़ाम तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम ही नहीं होगा। होगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और कोशिश करिए कि जल्दी ही हो जाए। आप बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे हैं अभी ना ही हो। अरे नहीं होगा, उसमें आप लोगों का ही घाटा है कि आप सन 2023 के बैच के हों और आप लोगों का कंप्लीट होते होते सन 2026 लग जाएगा। तो आप लोग यही कोशिश करिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए कि चीज़ें आप सभी का तैयार हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
और आपने 1-2 क्लास लिया हो, चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्लासेस की नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाया करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।